हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ वेराइसल ब्लीडिंग। ये जो वेराइसल ब्लीडिंग टॉपिक है ये जनरल एक्चुअली पोर्टल सर्कुलेशन जो है, ये पोर्टल हाइपरटेंशन जो अपने लास्ट टॉपिक कवर किया है उसी से रिलेटेड है। मीन्स पोर्टल हाइपरटेंशन का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन आता है, दैट इज़ वेराइसल ब्लीडिंग। सो वेराइसल ब्लीडिंग के अंदर ही बाकी हम जो पोर्टल हाइपरटेंशन का जो मैनेजमेंट वाला पोर्शन था ना वो भी इसी के अंडर हम कवर करेंगे। ओके, सो वेराइसल ब्लीडिंग स्टार्ट करते हैं। Variceal bleeding is the most serious and life-threatening complication of portal hypertension. Portal hypertension का जो सबसे सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है तो ये वेराइसल ब्लीडिंग होता है। वेराइसल ब्लीडिंग हमने डिस्कस किया था कि जैसे ईसोफेगस और गैस्ट्रिक वेराइसल्स भी होते हैं, मतलब न्यू कोलेट्रल वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इन्हें पर वेराइसल कह देते हैं। और लास्ट में जब बना बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या हो जाती है, इनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है। यही वेराइसल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इट अकर व्हेन द डायलेटेड वेन्स इन द ईसोफेगस और स्टमक रप्चर एंड ब्लीड। जो डायलेटेड वेसल्स जो थी, जो बहुत ज़्यादा डायलेट हो गई थी प्रेशर वगैरह की वजह से, वो लास्ट में क्या कर जाती हैं, वो रप्चर कर जाती है, फट जाती हैं और उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दैट इज वेराइसल ब्लीडिंग। ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं, फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क रिस्क में। जैसे कि अगर ये वेराइसिस बहुत ज़्यादा लार्ज हो गए हों, बहुत बड़े बड़े वेराइसिस हो गए हों तो ये फट सकते हैं, चांसेस होते हैं कि रप्चर कर जाएं। दूसरा, अगर पोर्टल वेनस प्रेशर, अगर पोर्टल वेन में जो प्रेशर है अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो वेराइसिस जो होते हैं ये ब्लीड कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है जैसे जब हम पर्सन की एंडोस्कोपी करवाते हैं, एंडोस्कोप से जब हम एक पर्सन के अंदर का जो देखेंगे हम कैसा है, जो अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, तो उसके अंदर क्या देखेंगे, जो वेराइसिस हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ रेड साइंस देखने को मिलेंगे। रेड साइंस जैसे कि या तो रेड स्ट्रिप्स होंगे या फिर रेड डॉट होंगे। तो अगर एंडोस्कोपी के दौरान अगर अपन को ये देखने को मिल रहा है कि रेड साइंस है, मतलब रेड स्ट्रिप्स है नए नए वेराइसिस के अंदर या फिर रेड डॉट्स हैं, तो हमें ये पता लग सकता है कि अभी कुछ टाइम के अंदर ये रप्चर होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में सीवियर लीवर फेलियर का जो पेशेंट होता है कि जो लीवर फेलियर तो बहुत लंबे टाइम से था बट अब सीरियस हो गया, एकदम बहुत लास्ट स्टेज आने वाली, उस टाइम पे भी ये जो राइसेस जो होते हैं ये ब्लीड कर सकते हैं। या फिर पेशेंट जो है कुछ म्यूकोसा को डैमेज करने वाले कुछ ड्रग्स ले रहा है, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर एस्पिरिन वगैरह, अगर ये पेशेंट ले रहा है तो भी चांसेस होते हैं कि ये वेराइसिस जो होते हैं ये ब्लीड करें, वैसे वेराइसिस रप्चर हो जाएं। ओके, उसके बाद में इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, अगर वेराइसिस अगर रप्चर हो गई तो इन क्या होगा, देन हिमेटेमेसिस होगा, वॉमिटिंग होगी ब्लड की, मेलेना हो सकता है, जो डार्क टेरी कलर का स्टूल होगा, मतलब डार्क जो ब्लड देखने को मिलेगा स्टूल के साथ, दैट इज मेलिना। और हाइपोटेंशन हो सकती है एंड शॉक ड्यू टू रैपिड ब्लड लॉस। हाइपोटेंशन कैसे हुई, अगर ब्लड का बहुत ज्यादा अमाउंट अगर बॉडी से बाहर निकल गया, मीन्स रप्चर हो गया तो वेसल से तो बाहर निकल गई, तो वहां पे जो प्रेशर जो होता है वो सडनली कम हो जाता है। ठीक है, और शॉक की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, रैपिड ब्लड लॉस अचानक हुए इस ब्लड लॉस की वजह से पर्सन में शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ क्रॉनिक लीवर डिजीज ऑफन कोएग्जिस्ट, और साथ में जो लीवर डिजीज के जो सिम्टम्स जो है वो तो पहले से आ ही रहे हैं ना, तो वो भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अंदर देखने को मिलेंगे कि पर्सन पहले से किसी लीवर डिजीज से सफर कर रहा है और उसके साथ साथ अगर ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं मतलब वो पर्सन के अंदर वेराइसल ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका दैट इज मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या है, अब ये मैनेजमेंट पोर्टल सर्कुलेशन में भी यही है, क्योंकि देखो पोर्टल सर्कुलेशन का एक कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज वेराइसल ब्लीडिंग। तो या तो हम वहाँ पे प्रेशर वगैरह को मेंटेन करें, प्रेशर जो उसको रिड्यूस करेंगे, या फिर लास्ट में जो वेराइसिस जो है इन्हीं को कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये ब्लीड ना करें, पेशेंट के अंदर लास्ट में हाइपोटेंशन या फिर शॉक जैसी कंडीशन डेवलप ना हो। ठीक है, इसको आप वेराइसल ब्लीडिंग के मैनेजमेंट में भी ले सकते हैं और इसको आप पोर्टल हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट के अंदर भी ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट में सबसे पहले होता है एक लोकल मेजर होता है, मतलब लोकली क्या किया जाता है, सबसे आसान तरीके से क्या किया जाता है अगर पेशेंट आपके पास आया है तो इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एंडोस्कोप थेरेपी। एंडोस्कोपिक थेरेपी की जा सकती है, बलून टेम्पोनेट्स यूज किया जा सकता है या फिर इसोफेजल ट्रांजेक्शन यूज किया जाता है। देखो एंडोस्कोपिक थेरेपी में क्या है,
बेंडिंग है और एक है स्क्लेरोथेरेपी। बेंडिंग में क्या होता है, एक छोटा सा रबर होता है, जैसे कि हम हमारी पोनी बांधते हैं ना, बालों को बांधते हैं एक रबर से, ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, स्मॉल रबर बैंड को यूज किया जाता है। इस प्लेस अराउंड द वेरिक्स, जो वेरिक्स है उसके अराउंड उसको प्लेस किया जाएगा, कटिंग ऑफ इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जैसे कि कोई ये ब्लड, ये जैसे कि आपकी कोई फुली हुई क्या है, कोई वेसल है जो बहुत ज्यादा वेराइसल वेसल है, ये जो फुली हुई है। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक रबड़ लूंगी, मेरे को पता है यहाँ पे रेड डॉट है, ठीक है, एंडोस्कोपी में यहाँ पे रेड डॉट देखने को मिला, मतलब मुझे पता लग गया कि रेड डॉट है मीन्स रेड साइन है, मतलब ये फटने वाली है, कुछ ना कुछ टाइम में रप्चर हो जाएगी। सो मैं एक रबर बैंड लूंगी और उस रबर बैंड को के अंदर में पूरा हिस्सा जो है ना, इसको मैं उस रबर बैंड से टाइट कर दूंगी, ठीक है। मतलब अब कैसा हो गया, जैसे कि ये वाला मान लो, ये वाला पोर्शन जो है इसका, इसको मैंने पूरा रबर बैंड से मैंने नीचे की तरफ बांध दिया इसको, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ रबर बैंड से टाइट, मतलब इसकी ब्लड सप्लाई क्या कर दी मैंने, नीचे से इसकी ब्लड सप्लाई को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में ये इसका रप्चर होने की कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि यहीं पे रेड डॉट था, यहीं से ये रप्चर होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वाइडली यूज ट्रीटमेंट होता है ना, वो बेंडिंग ही होता है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, बहुत प्रीफर करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा हो सकता है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी क्या होता है, एक स्क्लेरोजिंग एजेंट होता है जिसको ये जो वेरिक्स है इसके ऊपर अंदर ही या फिर आसपास में इसको इंजेक्ट किया जाता है और ये यहाँ पे क्लॉट करवा देता है। फॉर एग्जांपल ये जैसे मेरा वेरिक्स था, मैंने एक इंजेक्शन लिया और इंजेक्शन को मैंने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने इंजेक्शन को यहाँ पे इंजेक्ट किया, ये यहाँ पे क्लॉटिंग करवा देगा, क्लॉट का फॉर्मेशन करवा देगा, थक्का जम जाएगा खून का। अब खून का अगर थक्का जम जाएगा तो क्या होगा, वहां से ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। ये क्लॉटिंग कॉज करता है, इट कॉज क्लॉटिंग। बट ये क्या करता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ये पेन कॉज कर सकता है, फीवर डिस्फेजिया कॉज कर सकता है, या फिर स्ट्रक्चर लास्ट में नैरोइंग भी कॉज कर सकता है ये, जिसकी वजह से ये कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस भी आगे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कम प्रीफर किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रीफर जो होता है दैट इज बेंडिंग। बेंडिंग को सबसे ज्यादा प्रीफर किया जाता है। बी है बैलून टेम्पोनेट। बैलून टेम्पोनेट में क्या होता है, इसमें जब एक्टिव ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वो कंट्रोल ही नहीं की जा रही है एंडोस्कोपी के द्वारा इसको, मतलब ये तो एंड ब्लीडिंग से पहले का प्रोसीजर था कि ब्लीडिंग होने वाली है तो मैंने कर दिया। बट अगर ब्लीडिंग एक्टिव ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, देन मैं क्या करूंगी, देन एक ट्यूब आती है सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। इसको क्या कर सकते हैं, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, इसको माउथ से पास करते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, ईसोफेगस में या फिर अपने जो ये वाला पोर्शन है, सॉरी स्टमक वाला पोर्शन, इसमें ले जाते हैं। वहां पे जाके क्या कर देते हैं, इसको फुला देते हैं, ठीक है। फुलाने के बाद में ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा साइड की वॉल्स पे, जिससे कि क्या होता है, जैसे हम उसको फुलाएंगे तो साइड में प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। और कंप्रेशन की वजह से वहां के जो नर्व्स जो होते हैं वो थोड़ा पीछे हो जाएंगे, मतलब वहां से ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है, यूज एज ए टेम्परेरी मेजर। इसको एक टेम्परेरी तरीके से ही यूज किया जाता है जब तक आप एंडोस्कोपी परफॉर्म ना कर सको। अब देखो, एंड जब तक देखो अगर ब्लीडिंग होती जा रही है, देन एंडोस्कोपी तो आप वहाँ पे नहीं कर पाओगे ना। एंडोस्कोपी तो आप तभी कर सकते हो जब वो ब्लीडिंग वहाँ पे बंद होगी, तभी तो मैं ये परफॉर्म करूंगी। तो इसको आप एज ए टेम्परेरी मेजर की तरह यूज करते हो। टेम्परेरी तरीका होता है कि पहले उस ब्लीडिंग को, एक्टिव जो ब्लीडिंग हो रही है उसको मैं स्टॉप कर दूं, इसलिए मैं इसके अंदर डालूंगी और अंदर डाल के और फिर इसको क्या करते हैं, इन्फ्लेट कर देंगे उस बैलून को। तो वो साइड्स की जो वॉल होती है उसके अंदर थोड़ा प्रेशर लगाएगा, वो वहां से ब्लीडिंग थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएगी और देन अपन एंडोस्कोपी या सर्जरी परफॉर्म कर देंगे इतनी देर में, ठीक है। उसके बाद में होता है ईसोफेजियल ट्रांजेक्शन। ईसोफेजियल ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ईसोफेगस जो उसको कट के, मतलब जो भी पोर्शन है जहाँ पे वेराइसेस हैं और जो इन्फ्लेम्ड है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे और दूसरा वाला पार्ट जो है उसको स्टेपल कर देंगे, ठीक है। बट ये एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा वो होता है कि इंटरप्ट ब्लड फ्लो टू द वेराइसेस, मतलब कि वेराइसेस से ब्लड फ्लो को वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है, बट इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, स्टिचेस वगैरह का, इनका भी थोड़ा इसके अंदर डर रहता है। तो सबसे बेस्ट तो अपने, जैसे मैंने बोला, बेंडिंग सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। अभी तो अपने लोकल मेजर से क्या क्या परफॉर्म करेंगे, उसके साथ साथ हम पोर्टल वेनिस प्रेशर को भी रिड्यूस करेंगे, कि जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, उसको भी कम करो थोड़ा, ठीक है। तो उसके लिए अपन ये दो मैंने ड्रग्स का नाम लिया है, टर्लीप्रेसिन और ऑक्टेरोटाइड जो है, ये ड्रग्स जो होते हैं इनको अपन यूज कर सकते हैं, ये पोर्टल वेनिस प्रेशर को कम करती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड जो है, प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग बार बार ब्लीडिंग हो रही है, देन अपन क्या करेंगे, देन उसके लिए देखो, एक तो स्क्लेरोथेरेपी है, वही वाला कि अपन स्क्लेरोजिंग एजेंट को इंजेक्ट करेंगे और क्लॉटिंग करवा देंगे, तो ये। दूसरा वही बैंड लाइगेशन है। बैंड लाइगेशन में क्या होता है, वेराइसेस, बैंड लाइगेशन बेंडिंग से थोड़ा अलग है, इसके अंदर क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होती है,
ये जो वेराइसेस है उनको अपन कप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपन इनको डालेंगे और देन उसको रबर बैंड से टाई कर देंगे। इसको तब तक रखेंगे जब एक से दो वीक में इसको वापस रिपीट करेंगे और इसको और टाइट करते जाएंगे, ठीक है, जब तक कि वो आगे वाला पोर्शन है वो टूट के ना गिर जाए, ऑब्लिटरेट ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए आगे का पोर्शन, तब तक अपन उसको बैंड करते रहेंगे। तो वहां पे एक प्रकार का मतलब फॉर एग्जाम्पल एक कप है, एक कप के अंदर मैंने उसको सक किया और देन मैंने ऊपर से उसको टाई कर दिया, ठीक है, और आगे वाला जो पोर्शन है उसको जब ब्लड ही नहीं मिलेगा पर धीरे 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 वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा, ठीक है। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट टिप्स, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक चैनल क्रिएट किया जाता है फॉर ब्लड टू बाईपास द लीवर, लीवर से ब्लड को बाईपास किया जाता है, रिड्यूसिंग सॉरी लीवर से लीवर मतलब जो है लीवर जो है बीच में उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम तो डायरेक्ट बाईपास कर देंगे ब्लड को, ठीक है। ये रिड्यूस ब्लड पोर्टल प्रेशर को कम करता है। पर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन एक तो हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी होता है। हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी क्या होता है, अब जो टॉक्सिन्स वगैरह है जो लीवर निकाल लेती थी, अब बाईपास की वजह से वो टॉक्सिन्स डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, ब्लड से होते हुए ब्रेन के अंदर जाएंगे और हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी क्रिएट करेंगे। मतलब पर्सन की कॉग्निटिव पावर वगैरह बहुत कम हो जाएंगी, लास्ट में कोमा जैसे स्टेज भी आ सकती है। स्टंट नोरिंग और ब्लॉकेज ओवर टाइम, स्टंट जो है टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे नैरो होता रहता है और ब्लॉकेज भी हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये महंगी सर्जरी भी है और फिर साथ में अगर अगर परमानेंट नहीं है तो फिर ये इतना ज़्यादा वो यूज़ तो की जाती है बट इतना ज़्यादा वो बेनिफिशियल नहीं हुई हमारे लिए। पोर्टोसिस्टमिक शंट सर्जरी, पोर्टोसिस्टमिक शंट सर्जरी एक सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन द पोर्टल एंड सिस्टमिक वेन, पोर्टल और सिस्टमिक वेन के अंदर एक सर्जिकल कनेक्शन कर दिया जाता है। सो इसके अंदर भी वही है कि जो हमारे जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली जाएंगे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंगे, तो इसके भी थोड़े थोड़े मतलब जो साइड इफेक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें तो सबकी होती हैं, ठीक है। सो ये मैनेजमेंट था पूरा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और यही मैनेजमेंट अगर पोर्टल हाइपरटेंशन आता है तो उसके अंदर भी आप इस मैनेजमेंट को ही लिखेंगे, ओके। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।